नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर अपडेटेड के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2 फेब 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि आज हमें कौन से टॉपिक कवर करने हैं। तो आज हमें एक ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करना है, जहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक सर्वे 2021 को। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या कंटेस्ट है, क्यों हम इकोनॉमिक सर्वे को डिस्कस कर रहे हैं। तो रिसेंटली इकोनॉमिक सर्वे जो है 2021 रिलीज किया गया है। ओके, इकोनॉमिक सर्वे जो है वो बजट के एक दिन पहले रखा जाता है, लेकिन इस बार बजट जो है वो मंडे को प्रेजेंट किया जाना है। इसी कारण इकोनॉमिक सर्वे जो है वो फ्राइडे को रिलीज किया गया, यानी कि 2 दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे को रिलीज कर दिया गया था बजट से। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे जो है ये क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये एक एनुअल डॉक्यूमेंट होता है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रिलीज करती है। मकसद क्या होता है इसका, तो इकोनॉमिक सर्वे जो है वो जनरल इकोनॉमी में ट्रेंड बताता है कि इकोनॉमी ने किस प्रकार से परफॉर्म किया है। तो यहां से हमें क्या पता चलता है, इकोनॉमिक सर्वे जो है वो लास्ट ईयर के ऊपर बेस्ड होता है, यानी कि फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन इसमें नहीं होती है। हालांकि ये 2 वॉल्यूम में पब्लिश किया जाता है, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 जो होती है वो गवर्नमेंट के लिए क्या होती है, डाटा वगैरह होता है कि क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं, और वॉल्यूम 2 में हमें पास्ट ईयर का जो डाटा वगैरह है वो हमारे सामने रखा जाता है। ठीक है, कौन प्रिपेयर करता है इकोनॉमिक सर्वे को, तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के द्वारा इसको प्रिपेयर किया जाता है और चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की गाइडेंस में इसे प्रिपेयर किया जाता है। कमेंट बॉक्स में आप मुझे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का नाम बताइएगा। चलिए तो एक एक करके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं इकोनॉमिक सर्वे के। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या बताया गया, वो रिलेटेड था पेंडेमिक से। जो कोविड-19 का हम पेंडेमिक फेस कर रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां इसमें दी गई थी। इसमें बताया गया था जो जीडीपी होने वाली है हमारी, जो बहुत ज़्यादा गिर गई है, नीचे चली गई है, अब वो रिकवर करेगी, पेंडेमिक से वापस आएगी। ठीक है, पहला पॉइंट तो इसमें यह बताया गया। इसमें किन डाटा के ऊपर बेस्ड ये बात बताई गई है कि जो जीडीपी है हमारी वो दोबारा से ग्रो करेगी। तो इसमें एग्जाम्पल लिया गया है, कोट किया गया है स्पेनिश फ्लू को, जो कि 1918 में हिट किया था। ओके, उसके बारे में बताया गया है कि उसके बाद भी जो वर्ल्ड इकोनॉमी है वो डाउनफॉल पर चली गई थी, लेकिन दोबारा से फिर रिवाइव हुई थी। तो उसी बातों को यहां पर कोट किया गया है। ठीक है, उसके बाद 4 पिलर स्ट्रेटेजी के बारे में बताया गया है, यानी कि यहां पर बताया गया है कि इंडिया ने कोविड-19 से इंडिया इकोनॉमी को रिकवर करने के लिए 4 पिलर स्ट्रेटेजी पर फोकस किया है। कौन कौन सी 4 पिलर स्ट्रेटेजी, तो सबसे पहले कंटेनमेंट, यानी कि कोविड को हमें कंटेन करना है। फिर फिस्कल, फाइनेंशियल एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, इनके ऊपर फोकस किया गया है। ठीक है, उसके साथ साथ कैलिब्रेटेड फिस्कल एंड मॉनेटरी सप्लाई, यानी कि मॉनेटरी सप्लाई वगैरह प्रोवाइड किया करना, जिस प्रकार का क्या आपको याद होगा कोविड-19 जब आया था तब एक बहुत बड़ा रिलीफ पैकेज अनाउंस किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसी प्रकार का मॉनेटरी सपोर्ट वगैरह को बताया गया है इसमें। ठीक है, एक फेवरेबल मॉनेटरी पॉलिसी को अडॉप्ट करने के बारे में जानकारी दी गई है। उसके साथ साथ बूस्टिंग कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। बूस्टिंग कंजम्पशन यानी कि लोगों के पास जब पैसा रहेगा, ऑलराइट, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको 10 रुपए दे देता हूं, आपसे बोलता हूं आप इसको जाके मार्केट में स्पेंड कर सकते हो, एक्स्ट्रा मनी है आपके पास, तो आप जाके मार्केट से कुछ चीज़ परचेज करके ले आते हो। उसके कारण क्या होगा, मार्केट का जो डिमांड एंड सप्लाई है वो भी इंक्रीज होगा, डिमांड इंक्रीज होगी, सप्लाई इंक्रीज होगा, उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी आएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाता है। फिर इसमें ये बताया गया है कि कोविड पैंडेमिक ने क्या किया है, डिमांड और सप्लाई दोनों पर इफेक्ट डाला है। आपको पता होगा लॉकडाउन के कारण दोनों ही, हमारी डिमांड और सप्लाई दोनों पर इफेक्ट पड़ा है। ठीक है, डिमांड साइड मेजर्स बताए गए हैं इसमें, यानी कि हैज़ बीन अनाउंस्ड। कौन कौन से डिमांड साइड मेजर्स इसमें बताए गए हैं, तो उनके बारे में हम एक एक करके आगे स्टडी करेंगे। उसके साथ साथ 1.4 लाख का प्रोडक्शन लिंक्ड इंटेंसिव को इसमें इंटेंसिव स्कीम के बारे में इसमें बताया गया है, जो कि किसको बूस्ट करने के लिए बताया गया है, प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए, यानी कि सप्लाई को बूस्ट करने के लिए। ठीक है, इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज बताई गई है, वो है वी शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी। लॉकडाउन के बाद जब कंट्री दोबारा से इकोनॉमी में शुरुआत देखने को मिली हमें
ठीक है। तो अब हमें वहाँ पर ये बताया गया कि इस बार जो रिकवरी होने वाली है वो वी शेप्ड रिकवरी होने वाली है, यानी कि जीडीपी पहले इस प्रकार से कुछ आगे बढ़ रही थी, फिर उसमें क्या हुआ, हमें डाउनफॉल देखने को मिला। अब दोबारा से जीडीपी दोबारा ऊपर उठेगी और अपनी जो पुरानी स्पीड से आगे बढ़ रही थी उसी स्पीड को दोबारा से वो एक्वायर कर लेगी, तो वी शेप रिकवरी हमें देखने को मिलेगी। इसके पीछे कुछ रीजंस दिए गए हैं कि क्यों हमें वी शेप रिकवरी देखने को मिलेगी। तो उसमें बताया गया है मेगा वैक्सीन ड्राइव को, लोगों को दोबारा से जब वैक्सीन लगाई जाएगी दोबारा से अब लोग क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे कि अब उन्हें कोविड नहीं होगा, तो वो दोबारा से इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बताया गया है, पावर डिमांड, रेल फ्राइट्स, ई वे बिल, गुड्स एंड सर्विस कलेक्शन, स्टील कंजम्पशन, इन सब में हमें बूस्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आत्मनिर्भर भारत जो है वो भी इकोनॉमी को बूस्ट प्रोवाइड करेगा। तो इन सारे रीजंस को देखते हुए ये बताया गया है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो वी शेप्ड रिकवरी एक्वायर कर लेगी, ठीक है। इसके क्या सिग्निफिकेंस है, तो इकोनॉमी वुड टेक 2 years टू रीच एंड गो पास द प्री पैंडेमिक लेवल, यानी कि 2 साल हमें लग जाएंगे दोबारा से अपनी जीडीपी को उसी लेवल पर लेके आने में जो कि पैंडेमिक से पहले थे, ठीक है। चलिए इसके बाद जीडीपी एस्टिमेशन, यहां पर क्या बताया गया है कि 2021-22 में जीडीपी जो है वो 11% की रेट से ग्रो करेगी, ठीक है, जो कि हाईएस्ट होने वाला है सिंस इंडिपेंडेंट। इसके बाद और क्या इंपॉर्टेंट चीजें इसमें बताई गई हैं, इसमें बताया गया सेक्टर वाइज अलग अलग चीजें बताई गई हैं कि किस सेक्टर में हमें क्या चीजें देखने को मिलेंगी। उसके साथ साथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी इसमें बताया गया कि कितना फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा। तो देखिए नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो कितना रहा है अप्रैल अक्टूबर के बीच में, तो 27.5 बिलियन यूएस डॉलर का नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रहा है, ठीक है, जो कि कितना है लास्ट ईयर से 14.8% ज्यादा है। चलिए इसके बाद डेट सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रोथ, ये क्या होता है, देखिए अगर सरकार कहीं कुछ डेट लेती है यानी कि कुछ उधारी वगैरह कर लेती है, ओके, उसको वापस करने की जो क्षमता होती है, उस लोन को वापस करने की जो गवर्नमेंट की कैपेबिलिटी होती है, उसे ही बोला जाता है डेट सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। इसके बारे में क्या बताया गया है, तो देखिए ये जो डेट सस्टेनेबिलिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो इंटरेस्ट रेट ग्रोथ रेट डिफरेंशियल इसके ऊपर डिपेंड करती है, यानी कि जो पैसा लिया गया उससे ग्रोथ रेट वगैरह कितनी जनरेट हुई उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें बताया गया है कि अभी इंडिया जो है वो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट ग्रोथ रेट डिफरेंशियल शो कर रहा है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इंडिया के डेट सस्टेनेबिलिटी में, ये बात इसमें बताई गई है, ओके। चलिए अगली बात, सर्विस सेक्टर के बारे में क्या बताया गया इकोनॉमिक सर्वे में, तो इसमें यह बताया गया है कि लास्ट ईयर जो सर्विस सेक्टर है उसका 54% वेटेज रहा है इंडिया के ग्रॉस वैल्यू एडेड में, यानी कि जीवीए में, ठीक है। अगर हम टोटल एक्सपोर्ट आउट परफॉर्मिंग गुड्स और सर्विस एक्सपोर्ट की बात करें तो उनका 48% रहा है। उसके बाद जो बाकी बच गया उसका परचेसिंग मार्जिन इंडेक्स, रियल टेरिफिक, पोर टेरिफिक, इन सब का वेटेज रहा है, ठीक है। स्टार्टअप भी इंप्रूव हुआ है, ये हमें ट्रेंड देखने को मिलता है कि स्टार्टअप जो है कोविड के बाद से रिकवर कर रहे हैं, प्रोग्रेस में है, ठीक है। स्पेस सेक्टर ने पास्ट 6 डिकेड में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो ये भी एक अच्छा ट्रेंड हमें देखने को मिलता है। उसके बाद एग्रीकल्चर के बारे में क्या बताया गया, तो एग्रीकल्चर में हमें ग्रोथ देखने को मिली है 3.4% की, और इकलौता ऐसा सेक्टर रहा है जिसने ग्रोथ शो की है, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल स्ट्रेटेजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सीएसओ, उसके अकॉर्डिंग क्या बात हमें पता चलती है, एग्रीकल्चर और जो एलाइड सेक्टर हैं उसने 17.8% जीवीए में कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है। यहां से एक और हमें इंपॉर्टेंट बात पता चलती है एग्रीकल्चर के बारे में। फिर एक्सपोर्ट के बारे में क्या बताया गया, तो एक्सपोर्ट के बारे में जो मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन इंडिया के रहे हैं वो क्या रहे हैं, यूएसए, सऊदी अरेबिया, ईरान, नेपाल एंड बांग्लादेश। किन प्रोडक्ट्स का हमने एक्सपोर्ट किया है, तो मैराइन प्रोडक्ट्स, बासमती राइस, बफेलो मीट, स्पाइसेस, नॉन बासमती राइस, कॉटन रॉस, ऑयल मील्स, शुगर, कस्टर्ड ऑयल्स, टी वगैरह, इनका हमने बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है।
इसके बाद लाइफ स्टॉक के बारे में क्या बताया गया है, तो लाइफ स्टॉक जो है वो इंक्रीज हुआ है 24.3%। 2014-15 में इतना था, उससे कितना अब रिसेंट टाइम में कितना हो चुका है, तो 28.63% जी लाइफ स्टॉक इंक्रीज हो चुका है। ठीक है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी लगातार ग्रो कर रही है। लास्ट 5 ईयर्स में, ठीक है ना, 2018-19 का ये जो डाटा है उसके अराउंड 9.99% ग्रोथ हमें देखने को मिली है, इनमें एनुअल ग्रोथ देखने को मिली है। ओके, फार्म लॉस के बारे में क्या बोलता है इकोनॉमिक सर्वे, तो ये स्ट्रांगली डिफेंड करता है फार्म लॉस को। ओके, ये क्या बोलता है कि फार्म लॉस से क्या होगा, एक न्यू एरा ऑफ मार्केट फ्रीडम क्रिएट होगा। उसके साथ साथ ये जो फार्म लॉज है वो बेनिफिशियल होंगे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को, ये बात भी इकोनॉमिक सर्वे बताता है। ठीक है, इसके बाद इंडिया एंड इनोवेशन, इनोवेशन से रिलेटेड क्या बातें बताई गई हैं, तो इंडिया जो है वो एंटर कर चुका है टॉप 50 इनोवेटिंग कंट्रीज में। उसके साथ साथ इंडिया में जो ग्रॉस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर रहा है वो लोएस्ट है अमंग 10 इकोनॉमीज, ये बात इंपॉर्टेंट है, यानी कि इंडिया जो है वो उतना ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करता है इनोवेशन की फील्ड में। इसके बाद प्रोसेस रिफॉर्म, कुछ इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स के बारे में बताया गया है। किसके बारे में, एक्सेसिव रेगुलेशन। देखिए क्या रिफॉर्म बताए गए हैं, तो इसमें एक बात बताई गई कि इंडिया जो है वो बहुत सारे रेगुलेशंस वगैरह बनाकर रखता है, इसलिए इंडिया को क्या बोला जाता है, ओवर रेगुलेटेड इकोनॉमी बोला जाता है। ठीक है ना, बहुत सारे यहाँ पर रेगुलेशंस हैं, तो उन रेगुलेशंस को थोड़ा सा कम करने की जरूरत है, ये रिफॉर्म यहाँ पर बताया गया है। ओके, इसके बाद इंडिया एंड सोवरेन क्रेडिट रेटिंग, सोवरेन क्रेडिट रेटिंग के बारे में क्या बताया गया है, तो एक रिफॉर्म बोला गया है यहां पर कि इंडिया को खुद की सोवरेन क्रेडिट रेटिंग रखनी चाहिए जो कि डू नॉट रिफ्लेक्ट द इकोनॉमीज फंडामेंटल, इकोनॉमी के फंडामेंटल को रिफ्लेक्ट ना करे। उसके साथ साथ ग्लोबल एजेंसी को यह बोला गया है कि जो वो क्रेडिट रेटिंग जारी करती हैं उसमें वो ट्रांसपेरेंसी लेकर आए, ठीक है, और लेस सब्जेक्टिव हो अपनी रेटिंग में। डिफेंस सेक्टर के बारे में क्या बताया गया है इकोनॉमिक सर्वे में, तो इसमें बताया गया है जो डिफेंस सेक्टर के लिए बजट में पैसा एलोकेट किया जाता है वो फुल्ली डिफेंस के पर्पस से स्पेंड किया जा रहा है सिंस 2016 एंड 17। इसके बाद हेल्थ केयर में भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं। इसमें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में बताया गया है और बताया गया है कि ये जो योजना है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल साबित हुई है। उसके साथ साथ नेशनल हेल्थ मिशन के बारे में भी इसमें बताया गया है। दोनों ही योजनाओं को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है अपनी स्कीम वाले लेक्चर सीरीज में, तो आप उसको वहां जाकर भी दोनों स्कीम के बारे में समझ सकते हैं। ठीक है, यहां पर गवर्नमेंट स्पेंडिंग बताई गई है कि हेल्थ केयर पर 1% से लेके 2.2 से 3% तक की जीडीपी स्पेंडिंग हमें देखने को मिल रही है हेल्थ सेक्टर में, जो कि एक अच्छी बात है। ठीक है, इसके बाद एजुकेशन में क्या बताया गया है, लिटरेसी के फील्ड में 96% एलिमेंट्री स्कूल लेवल एजुकेशन हमने अचीव कर ली है। ठीक है, यानी कि एलिमेंट्री लेवल पर 96% लोग पढ़ाई कर रहे हैं इंडिया में। उसके बाद एज 7 से लेकर एंड अबव, उसके ऊपर ऑल इंडिया लेवल पर 77.7% हमारी लिटरेसी रेट है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। उसके साथ साथ फीमेल लिटरेसी जो है इट रिमेन्ड बिलो द नेशनल एवरेज, ये एक चिंता का विषय है। ठीक है, उसके साथ साथ ST/SC एंड OBC इंक्लूडिंग रिलीजियस ग्रुप ऑफ हिंदुइज्म एंड इस्लाम, इनमें भी नीचे रहा है फीमेल लिटरेसी लेवल। रूरल एनरोलमेंट की बात करें तो इसमें हमें क्या देखने को मिला, इसमें हमें बूस्ट देखने को मिला है 2018 से 2022 के टाइम पर। ठीक है, अराउंड 6.8% का बूस्ट रहा है। ठीक है, इसके पीछे कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स भी हैं सच एस PM ई-विद्या, इसको रिसेंटली लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट किया जाता है। ओके, इसके अकॉर्डिंग 92 कोर्सेज जो हैं वो ऑलरेडी उसमें एनरोल कर चुके हैं 1.5 करोड़ स्टूडेंट। ये डाटा वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितने स्टूडेंट ने एनरोल किया, कुल मिलाकर हमें ये बात पता रहनी चाहिए कि PM ई-विद्या ने ऑनलाइन एजुकेशन को बूस्ट प्रोवाइड किया है। ठीक है, इसके साथ साथ प्रगत्या, ये भी क्या है, एक डिजिटल एजुकेशन को प्रमोट करता है। और मनोदर्पण से क्या किया जा रहा है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है आत्मनिर्भर भारत के प्रति। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम है जिनके बारे में मेंशन किया गया है इकोनॉमिक सर्वे में। ठीक है,
फिर वोकेशनल कोर्सेज के बारे में बताया गया है। वोकेशनल कोर्सेज यानी कि स्किल डेवलपमेंट वाले कोर्सेज, ठीक है, सच एज ITI वगैरह होते हैं, उनके बारे में इसमें बताया गया है। तो क्या बताया गया है, अब धीरे धीरे फेज वाइज मैनर में क्लास 9 से लेकर 12th में वोकेशनल एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। फेज वाइज यानी कि पहले 12th क्लास में कर देंगे, फिर 11th में कर देंगे, फिर 10th में और फिर 9th में, धीरे धीरे करके फेज वाइज मैनर में वोकेशनल एजुकेशन को प्रमोट किया जाएगा, जिसके कारण प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को भी बूस्ट मिलेगा। ठीक है, चलिए फिर बेयर नेसेसिटी इंडेक्स के बारे में इसमें बताया गया है। बेयर नेसेसिटी इंडेक्स जो है वो 5 डायमेंशन को फोकस करता है, वाटर, सैनिटेशन, हाउसिंग, माइक्रो इन्वायरमेंट एंड अदर फैसिलिटी। इसमें क्या पता चलता है, इन डायमेंशन में हमें बेयर नेसेसिटी इंडेक्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है, ये बातें इसमें बताई गई हैं। फिर उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड बातें इसमें बताई गई हैं, इनमें भी हमें बूस्ट देखने को मिलता है। वॉलंटरी नेशनल रिव्यू एंड यूनाइटेड नेशन हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग इंप्रूवमेंट हुआ है इंडिया में, ठीक है ना। उसके पीछे 8 नेशनल मिशन रिस्पॉन्सिबल है, उसके साथ साथ बहुत सारे नेशनल डिटरमेंट कंट्रीब्यूशन भी रिस्पॉन्सिबल है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के ऊपर इंडिया वर्क कर रहा है, ठीक है। वर्ल्ड सोलर बैंक में इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वन नेशन वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड के इनिशिएटिव इंडिया के द्वारा लिए गए हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि क्या बताते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के प्रति हमारी जिम्मेदारी को शो करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में इसमें बताया गया है, जहां पर क्या बातें बताई गई हैं, जो बातें बताई गई हैं वो थोड़ी सी चिंताजनक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की जो रैंकिंग है वो बहुत ज़्यादा लो रही है, 131 रैंक रहे थे हम 2019 के अकॉर्डिंग 189 कंट्रीज़ में, ओके। उसके बाद फिर इसमें बताया गया कि जो आत्मनिर्भर भारत है वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट देगा। उसके बाद लो लेवल फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन देखने को मिला है इंडिया में, यानी कि फीमेल की तरफ से लो लेवल पार्टिसिपेशन है लेबर फोर्सेज में, ठीक है। ये भी एक चिंता का विषय है। फिर इनइक्वालिटी एंड ग्रोथ के बारे में बताया गया है, यानी कि पर कैपिटा इनकम को अगर हमें बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर हमें फोकस करना है। ये बातें भी इसमें बताई गई हैं, ठीक है। एंड इंडिया मस्ट कंटिन्यू फोकस ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ टू लिफ्ट द पुअर आउट ऑफ पॉवर्टी। रिडिस्ट्रीब्यूशन इन द डेवलपिंग इकोनॉमी इज फिजिबल ओनली इफ द साइज ऑफ इकोनॉमी पाई ग्रुप, ठीक है ना। अगर साइज वगैरह कम होता है तो हम रिडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं सोर्सेज को, लेकिन वो उतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है इंडिया के केसेस में। हमें इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। सो गाइज, ये था आज का लेक्चर जहाँ पे हमने इकोनॉमिक सर्वे को डिस्कस किया। आगे भी हम इकोनॉमिक सर्वे के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट बातें सामने आती हैं तो उससे हम और ज़्यादा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन, हैव अ गुड डे।